आज सुनिए मन्नू भंडारी जी की लिखी हुई कहानी दरार भरने की दरार। मन्नू भंडारी जी किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। तो शुरू करते हैं उनकी लिखी हुई कहानी दरार भरने की दरार। मैंने सबको मना कर दिया था कि जब श्रुति दी आए तो उस समय कमरे में कोई नहीं आएगा। छोटे भाई बहनों को इस बात की कतई तमीज़ नहीं है। कोई भी मेरे पास आएगा तो आने वाले के आसपास वे इस तरह मंडराएंगे गोया वो उन लोगों से ही मिलने आया हो। फिर खिड़की दरवाज़ों के मोटे मोटे पर्दे खींच दिए, जिससे कमरे में ठंडक और नीम अंधेरा सा हो गया। इस माहौल से वे अधिक आश्वस्त होकर अपनी निजी बात कह सकेंगी। दोपहर में जब से उनका फ़ोन आया है, मैं एक अजीब सी मानसिक उलझन में हूँ। अक्सर हंसती खिलखिलाती रहने वाली श्रुति दी के भर्राए और रुंधे से स्वर ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। साथ ही उनकी इस बात से, नंदी, यहाँ तेरे सिवाय मेरा है ही कौन जिसे मैं अपनी बात कह सकूँ, जिसके साथ अपने को शेयर कर सकूँ। मेरे मन में एक गर्व भरी तृप्ति की भावना भी तैर गई। वे उम्र में मुझसे बड़ी हैं, करीब 7-8 साल, और एक नामी चित्रकार हैं। उनके चित्रों की कई प्रदर्शनियां हो चुकी हैं, अखबारों में उन पर रिव्यू आ चुके हैं। कलाकारों के बीच उनका सम्मान है। उनके मिलने जुलने वालों की कोई कमी नहीं, बल्कि वे उन सबसे कभी कभी बहुत परेशान तक हो उठती हैं। इस सब के बावजूद मैं, केवल मैं, उन्हें ऐसी लगी कि वे अपना निहायत निजी दुख मेरे साथ शेयर कर सकें, मुझे विश्वास में लेकर आगे होकर अपनी बात बताने आए। एकाएक मैं अपने को बहुत बहुत बड़ा और जिम्मेदार सा महसूस करने लगी। कौन सा दुख पड़ा है श्रुति दी पर? आर्थिक कष्ट? अगर यही बात है तब तो कोई चिंता नहीं। मैंने जल्दी से अपनी पासबुक देखी। 4,000 से कुछ ज़्यादा ही थे। ज़रूरत पड़ने पर मैं पाई पाई निकाल कर दे दूँगी। इससे भी काम नहीं चला तो माँ से मांग लूँगी। घर में अपने रौब के बारे में पूरी तरह आश्वस्त। पर नहीं, बात पैसे की नहीं होगी। विभूदा स्वयं अच्छी पोस्ट पर हैं, फिर वो स्वयं भी तो कमाती हैं। फिर पैसे के लिए इतने परेशान होने वाले जीवों में से वे हैं भी नहीं। इस स्तर पर निहायत फक्कड़ और मौजी, जहाँ स्टाफ में और सब साड़ी और जेवरों का रौब पटक पटक कर ढेर किए देती हैं, वहाँ वे बिना संकोच के कुछ भी पहन कर आ जाती हैं। हम तो गाजर मूली को ही फल समझ कर खा लेते हैं। निहायत स्नॉब लोगों के बीच भी ऐसी घोषणाएं करते उन्हें कभी झिझक नहीं हुई। तब कलकत्ता उन्हें बिल्कुल रास नहीं आया। 2 साल से ऊपर ही हो गए हैं, पर इस बात से वे अभी भी जब तब दुखी होती रहती हैं कि वे कहाँ आ फंसी। कितनी ही बार उन्होंने कहा, नंदी, मन होता है कि बोरिया बिस्तर बांध कर वापस लौट जाऊं। ये भी कोई शहर है टुच्चे लोगों का, सब स्वार्थी और तिकड़मी। और उनकी आंखों में गहरे अवसाद की छाया तैर जाती। तब मुझे हमेशा यही लगता कि ये गम न छोड़े हुए आत्मीय लोगों का है, न यहाँ के टुच्चे लोगों का, जैसे उसकी जड़ें कहीं और हैं। पर कभी उन जड़ों तक पहुँचने का साहस नहीं हुआ। सारी मित्रता के बावजूद उम्र के अंतर की एक दीवार सी हमेशा ही मैंने महसूस की है। आज वे स्वयं उस दीवार को तोड़कर अपना अंतरंग मेरे सामने उड़ेलने आ रही हैं। जैसे भी हो, मुझे अपने को इस लायक बनाना ही है कि मैं उनके दुख को समझ और बांट सकूं। समय से कोई 20 मिनट पहले ही वे अचानक कमरे का पर्दा उठाकर कमरे में दाखिल हो गईं। पढ़ने में मन नहीं लगा तो किताब को यूं ही छाती पर टिकाकर मैंने आंखें मूंद ली थीं। उनकी आवाज़ से मेरी आंख खुली। मैं हड़बड़ा कर उठी। मन ही मन अपने को कोसा, वे क्या सोचेंगी कि उनके ऐसे संकट की बात जानने के बाद भी मैं मस्त पड़ी सो रही थी। जिसे कोई बात छूती ही नहीं, उसे कैसे कोई अपना दुख बताएगा। चेहरे पर अनायास ही उभर आए अपराध भाव को पीछे ठेलते हुए मैंने एकाएक बड़ों की तरह उनकी पीठ पर हाथ मारकर उन्हें दीवान पर बैठाया। पर फिर मुझे खुद अपना व्यवहार ओवर एक्टिंग की तरह बनावटी लगा। अतिरिक्त सहानुभूति में नकलीपन की बू आ जाती है। फिर अभी तो पूरी बात भी नहीं मालूम। मैंने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। श्रुति दी क्रीम कलर की रंग की साड़ी पहनकर आई थीं, जिससे उनका चेहरा और भी पीला पीला लग रहा था। कमरे के अंधेरे ने भी उनके चेहरे की उदासी को और घना कर दिया था। मैंने आज तक कभी उन्हें इतना उदास और बेजान नहीं देखा था। जैसे बहुत घुलने के कारण कपड़े का रंग बदरंग हो जाता है, वैसे ही शायद बहुत रोने के कारण उनकी आंखें बड़ी बुझी बुझी और फीकी फीकी लग रही थीं। मैं एकटक उनके चेहरे की ओर देखने लगी। धीरे से पूछा, क्या बात हो गई श्रुति दी? वे जमीन पर नज़र गड़ाए रहीं। लगा जैसे बात करने के लिए शब्द टटोल रही हैं। फिर एकाएक मेरी ओर देखकर बोली,
समझ नहीं आता क्या बताऊं। फ़ोन करने के बाद बड़ी देर तक पछताती रही कि बेकार ही तुझे परेशान किया। यूँ भी इस सब में तू कर ही क्या सकेगी, कोई भी क्या कर सकता है। इतना ही तो होगा कि कहकर मैं हल्की हो जाऊंगी, पर अपने को हल्का करने के लिए तुझ पर बोझ लाद दूं, ये भी कोई बात हुई भला। और एक गहरी सर्द सी आह उनके मुंह से निकल गई। आंखें भी नम सी हो गईं। क्षणांश के लिए मन में फिर अपना सोना खोज गया। मुझे यूँ निश्चिंत सोता देखकर ही तो ये बात उनके मन में नहीं आई। बड़ी तत्परता से बोली, आप कैसी बातें करती हैं, मुझे क्या परेशानी होगी भला। आपकी परेशानी कुछ भी बता सकी तो मुझे बहुत खुशी होगी। जब से आपका फ़ोन आया है तब से किसी भी बात में मेरा मन नहीं लग रहा है। आंखें मूंद कर लेटे लेटे मैं बराबर आपकी ही बात सोच रही थी। मेरी इस बात पर विश्वास हो जाएगा इन्हें, मैं सोच रही हूँ मन ही मन। आखिर बात क्या हुई, आप परेशान क्यों हैं, बताइए। कई दिनों से तुझे सब कुछ बता देना चाहती थी, पर हर बार जब्त कर जाती। लेकिन अब अकेले अकेले मुझसे भी सब सहा नहीं जाता। फिर अब तो तुझसे यूँ भी कुछ मदद लेनी होगी, मेरा साथ दोगी ना। और बड़ी बेबस सी होकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। कोरों में जमे हुए आंसू गालों पर लुढ़क आए। उनके आंसुओं ने मुझे भीतर तक बेध दिया। उनकी बेबसी ने मुझे एकाएक बड़ा बना दिया। बड़े स्नेह से उनके हाथों को सहलाते हुए मैंने कहा, आप इतनी समझदार होकर ऐसे परेशान हो रही हैं, आखिर बात तो बताइए, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकलेगा ही। यूँ रो रो कर तो आप अपनी सेहत ही बिगाड़ लेंगी। 2 दिन में ही शक्ल कैसी बना ली है। मुझे खुद ही लगा कि बहुत ही घिसी पिटी बात मैंने कही है, फिर भी कहने के बुजुर्गाना अंदाज पर मुझे भीतर ही भीतर बड़ा संतोष हुआ। मैं खुद अपने को काफ़ी मैच्योर समझने लगी। नंदी, लगता है अब कोई निर्णय मुझे लेना ही पड़ेगा, बल्कि यूँ कहूँ कि मैंने ले लिया है। स्थिति को ज़बरदस्ती खींचने से कोई सार नहीं। वे बात को खींच खींच कर कह रही थीं, और चाहे उन्होंने संबोधित मुझे ही किया हो, पर मुझे लग रहा था जैसे वे अपने किसी लिए हुए निर्णय को बार बार दोहराकर उसकी दृढ़ता को तौल रही हैं। पर कैसा निर्णय, किस स्थिति को खींचने की बात आप कह रही हैं। एकाएक सीधी नज़रों से उन्होंने मुझे देखा, कुछ इस भाव से जैसे मेरी इस अबोधता पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा हो। मेरे यहाँ 2 साल से तू बराबर आ जा रही है, क्या कभी भी तुझे किसी बात का संदेह नहीं हुआ। मेरे और विभू के संबंध क्या कभी तुझे एबनॉर्मल नहीं लगे। उनकी नज़रें अभी भी मुझ पर टिकी थीं। मेरे चेहरे पर फैले विस्मय में ही मेरा नकारात्मक उत्तर लिखा था। ख्याल आया, जरूर मुझे बच्ची और निहायत मूर्ख समझ रही होंगी। हो सकता है अब वे अपनी कोई बात ही ना बताएं। जिसकी दृष्टि ही इतनी सतही हो, उसे अपना हमराज बनाकर होगा ही क्या। अनायास ही मन में एक हल्की सी निराशा छाने लगी, पर शायद वे इस तरह सोच ही नहीं रही थीं। सोचती हूँ अब अपने लिए एक अलग घर की व्यवस्था कर ही लूँ। 2 कमरे का एक ठीक ठाक सा मकान मिल जाए तो काम चल जाएगा। फिर बेहद मिन्नत भरे स्वर में बोली, तू मेरे लिए एक मकान ढूंढ देगी नंदी। पर क्यों, विभुधा से झगड़ा हो गया है। अरे ऐसे झगड़े तो होते ही रहते हैं, उन सबसे कहीं घर तोड़ा जाता है। मैं बेहद उत्सुक होती थी और सामने ऐसी उलझन लग रही थी जिसका कोई सिर पैर नजर नहीं आ रहा था। साथ ही ये भी ख्याल आ रहा था कि जिन बातों से घर तोड़ा जाता है, इस बात का ज्ञान मुझे है ही कहाँ। झगड़ा, उनके स्वर में अजीब सी तिक्तता भर गई। झगड़ा क्या होगा नंदी, हमारा कभी मेल ही नहीं था। भीतर से कुछ ना होकर भी बाहर से निभाए जा रहे थे, पर अब लगने लगा है कि आखिर घर बनाए रखने की ही ऐसी कौन सी मजबूरी है। उनकी नम आंखें जमीन पर गड़ी हुई थीं और मेरी आंखों के सामने विभुदा की आकृति ही तैर रही थी। बड़ी आत्मीयता भरा एक खुलापन था उनके व्यवहार में। यूँ वे बहुत ही कम मिलते थे घर में, पर जब भी मिलते तो अपनेपन से। तो ये सब केवल बनावटी था। बड़ी तकलीफ हो रही थी मुझे विश्वास करने में। बहुत दिनों के संघर्ष और द्वंद्व के बाद आखिर मैंने अंतिम रूप से निर्णय ले ही लिया है कि मैं अब अलग ही रहूँगी। और सच कहती हूँ नंदी, निर्णय लेने के बाद से ही जैसे मैं हल्की हो गई हूँ, एक तनाव से मुक्त हो गई हूँ। पर आंसू थे कि फिर ढुलक आए। मुझे उनकी किसी भी बात पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये सब आप क्या कह रही हैं श्रुति दी, इतना बड़ा कारण भी तो होना चाहिए। आप अलग रह सकेंगी, विभुदा राजी होंगे इसके लिए। नहीं होंगे तो हो जाएंगे, पर इस बार मैं मकान तय करके ही उनसे बात करूंगी। बस तू मुझे मकान ढूंढवा दे। मकान के लिए यहाँ जैसी भागदौड़ करनी होती है वो मुझसे नहीं होगी नंदी। अब तो मैं बहुत बहुत थक गई हूँ। और सचमुच ही वे निढाल सी होकर गोल तकिए के सहारे लेट गईं और दोनों हाथ आंखों पर रख लिए। जाने कैसी कैसी ममता उमड़ आई उन पर।
मैं उनके पास सरक कर बहुत धीरे धीरे उनके बाल सहलाने लगी। श्रुति दी की ज़िंदगी के इतने बड़े निर्णय की गवाह मैं हूँ। नई ज़िंदगी की शुरुआत करने का भार मुझ पर है। बच्चों की तरह निर्भर कर रही हैं ये मुझ पर। कितना विश्वास है इनको। मुझे अपने को इस विश्वास के लायक बनाना ही होगा। घर में तो ये हाल है कि एक गिलास पानी भी कोई पिलाए तो प्यास मिटे। एकाएक ख्याल आया, इनके पीने के लिए कुछ ठंडा मंगवाऊं। संयोग से मैं उठती उसके पहले पर्दे के पीछे से छोटी बहन ने आवाज़ दी, दीदी ये ले लीजिए। आवाज़ के साथ ही श्रुति दी उठकर बैठ गई। आप लेटी रहिए, यहाँ कोई नहीं आएगा, मैंने पहले ही सबको मना कर रखा है। अब तो कम से कम श्रुति दी समझ ही लेंगी कि बिना जाने ही उनकी बात को मैंने पूरी गंभीरता से ले लिया है। उन्हें तसल्ली हो जानी चाहिए कि उन्होंने किसी गलत व्यक्ति को अपना विश्वास नहीं दिया है। मैंने बीच की टेबल पर ट्रे रखी। एक प्लेट में कटा हुआ तरबूज था और 2 गिलासों में स्क्वैश। चलो, ये लोग कभी कभी तो अकल से काम कर लेती हैं। मैं कुछ नहीं लूँगी, मेरी जरा भी इच्छा नहीं हो रही है, पर मैंने ज़बरदस्ती करके उन्हें खाने को मजबूर किया। ठीक वैसे ही जैसे कभी कभी माँ मेरे नाराज़ होने पर मुझे करती है। मैंने सोच लिया था कि नहीं खाएंगी तो डांट लगाऊंगी। खाना पीना छोड़ने से कई समस्याएं पीछा छोड़ती हैं, पर उन्होंने 1-2 बार कहने से ही खा लिया। खा पीकर वे थोड़ी स्वस्थ लगी तो पहली बार ख्याल आया कि शायद उन्होंने सवेरे से ही कुछ नहीं खाया है। मन हुआ इसी पर डांट दूं। मेरा हौसला धीरे धीरे बढ़ रहा था और दोनों के बीच आज तक लिहाज की जो दूरी रही थी वो अपने आप सिमट रही थी। पर फिर मैं चुप ही रही। अभी तो बहुत मौके आएंगे। वे फिर शुरू से अपने और विभुदा के बारे में बताने लगीं। वे कुछ इस ढंग से बता रही थीं मानो एक बार अपना अतीत दोहराकर अपने निर्णय को जस्टिफाई कर रही हूँ। पता नहीं मेरे सामने या अपने खुद के सामने। उनकी आवाज़ में कटुता घुलती जा रही थी और आंखों में अवसाद भरा आक्रोश। और मेरे सामने उनकी ज़िंदगी के वे पहलू खुलते रहे जिनका अनुमान भी मैं 2 साल तक उनके साथ रहकर नहीं लगा सकी थी। पर अब इस नए संदर्भ में रह रहकर मेरे मन में उनके जब तब कहे हुए वाक्य, हंसते खिलखिलाते हुए एकदम उदास हो जाना, पहनने ओढ़ने या सजने संवरने के प्रति एक एक अरुचि, बात बात में वापस लौट जाने की बात, जैसे इन सब के अर्थ स्पष्ट होने लगे। एक बार उनके बहुत हंसने पर मैंने टोका था तो हंसते हुए जवाब दिया था, जानती है नंदी, वही आदमी बहुत हंसता है जिसके भीतर गहरे घाव होते हैं। तब भी मुझे कभी ख्याल नहीं आया, सचमुच मैं तो महामूर्ख हूँ, निहायत ही बच्ची। तभी तो इतने सारे संकेतों से भी कभी असली बात का अनुमान तक नहीं लगा सकी। साथ ही मन की भीतरी परतों पर कहीं हल्का सा संतोष भी कौंधा। जिन श्रुति दी को हमेशा अपने से बड़ा और श्रेष्ठ समझती आ रही हूँ, वे भीतर से कहीं इतनी दयनीय, इतनी पराजित हैं। इनकी असली स्थिति तो केवल दया के लायक है। पर तभी मन की इस तुच्ची बात को मैंने भीतर ही भीतर दबोच लिया। सारी बात सुनाकर जैसे अपने निर्णय पर मेरा समर्थन पाने के लिए उन्होंने पूछा, अब तू ही बता नंदी, इन सब के बाद मैंने निर्णय लिया तो क्या गलत किया? मन में पहला उत्तर तो यही उभरा, गलत? आप इतने दिन रह भी ली, मैं होती तो कभी की अलग हो गई होती। पर इस बचकाने और अदूरदर्शितापूर्ण उत्तर को पीछे ठेलकर बड़े सधे हुए स्वर में मैंने कहा, गलत सही की बात तो मैं नहीं कहूँगी श्रुति दी, पर फिर भी इतना ज़रूर कहूँगी कि इस स्थिति में भी घर तोड़ना ना आसान है ना उचित। निर्णय लेना आसान है पर उसे अमल में लाना बहुत मुश्किल होगा। मुझे खुद अपनी बात बड़ी संतुलित और विवेकपूर्ण लगी। स्थिति में भीतर तक इन्वॉल्व हो पाने का नया आत्मविश्वास जागा। उसी से भरी भरी मैं बोली, आप कुछ दिन सब्र करें, थोड़ा धीरज रखें, मैं एक बार विभुदा से बात करूँगी, उसके बाद ही आप कुछ करेंगी। उन्होंने मेरी ओर इस तरह देखा मानो विश्वास नहीं हो रहा है। फिर एक लंबी लंबी सांस छोड़कर बड़े हताश से स्वर में बोली, क्या होगा बात करके? तुझे निर्णय आज का लग रहा है, पर जानती नहीं इसके पीछे कितने अनखाए दिन और अनसोई रातें हैं, बहसों के लंबे लंबे दौर हैं। और जब कहीं भी कुछ बाकी नहीं रहा तभी तो ये निर्णय लिया। और उनका स्वर फिर कहीं गहरे में डूब गया। एकाएक वे फूट कर रो उठी। उनका रोना मुझे भीतर तक मथ गया। मैंने उनका सिर अपनी गोद में लिया और दुलार से उनके बाल सहलाने लगी। मैं चुप करा रही थी पर खुद मुझे रोना आ रहा था। 8 बजे के करीब मैंने उनसे खाने के लिए जिद की, पर इस बार वे नहीं मानी। तब टैक्सी करके मैं खुद उन्हें घर तक छोड़ने गई। वे मना करती रहीं, पर मैंने भीतर ही भीतर जैसे तय कर लिया था कि जब तक स्थिति संभलती नहीं उनकी हर बात का भार मुझ पर ही रहेगा। खाने के बाद रोज़ की तरह भाई बहन ताश खेलने के लिए बुलाने लगे। मना करने पर जिद करने लगे तो मुझे गुस्सा आ गया। इन्हें क्या कभी समझ नहीं आएगी?
दुनिया में कहीं कुछ हो जाए, इन्हें अपने खेल से मतलब। पर फिर दया आई, बेचारे बच्चे हैं, ये बात की गंभीरता को कैसे समझ सकते हैं। रात में सोई तो लगा पता नहीं मुझे सब कुछ बताकर श्रुति दी हल्की हुई या नहीं, पर मैं सचमुच बहुत बोझिल हो उठी। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पर। विभुदा से 6 बजे गरिया हाट क्वालिटी में मिलने की बात हुई। उन्होंने कहा यदि वहाँ भीड़ होगी तो लेक्स चलेंगे। वे स्वयं बात करने को उत्सुक लगे। आगे होकर विभुदा को बात करने का आमंत्रण दे तो दिया, पर अब बात क्या करूँगी। कहीं उन्होंने यह कहकर छिड़क दिया कि ये सारा निहायत ही निजी मामला है, तुम बीच में पड़ने वाली कौन होती हो तब। पर नहीं, इतने रूड वे हैं नहीं। सारे दिन मैं मन ही मन तर्क गढ़ती रही। क्या क्या कहकर मैं श्रुति दी का केस रखूँगी, कैसे कैसे उन्हें कन्विंस करूँगी। कभी किसी विषय पर बहुत खुलकर उनसे बात करने का मौका नहीं मिला, फिर भी मैंने तय कर लिया कि मैं कतई संकोच नहीं करूँगी। विभुदा से बात करते लग गया कि वे मेरी और श्रुति दी के बीच हुई सारी बात जानते हैं। तो श्रुति दी ने सब कुछ बता दिया। जाने क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर भी मैं विभुदा की बात ध्यान से सुनती रही। ये समस्या का दूसरा पहलू था। अपनी दलीलों और तर्कों को भरसक कुशलता से पेश करने के बावजूद उन्हें कहीं अपने पक्ष की कमजोरी का एहसास था। वे बार बार यही कह रहे थे कि श्रुति व्यर्थ ही जिद किए बैठी है, तुम समझाओ नंदिता, वो तुम पर बहुत भरोसा करती है, तुम पर बहुत निर्भर भी कर रही है। विभुदा के स्वर में याचना का स्पर्श जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, अपनी नज़रों में मेरा महत्व भी उतना ही बढ़ता जा रहा था। अब मेरे बोलने की बारी थी। एक से एक जोरदार तर्क और चुस्त वाक्य मेरे दिमाग में आए चले जा रहे थे। मैं कभी बहुत ज़्यादा नहीं बोलती, पर आज स्वयं अपनी तर्क शक्ति पर चमत्कृत थी। निश्चित रूप से विभुदा पर मेरी बातों का प्रभाव और मेरा रौब बढ़ रहा था। 10 बज गए, पर हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए और अब घर पहुंचना बहुत ज़रूरी लग रहा था। विभुदा मुझे घर छोड़ने आए। दरवाजे पर खड़े खड़े भी करीब 20-25 मिनट तक और बातें होती रहीं। ऊपर पहुंची तो माँ ने आड़े हाथों लिया। कहाँ थी तू अब तक? समय का भी कुछ ख्याल है? 11 बज रहे हैं। माँ पर गुस्सा आने लगा। वे समझती क्यों नहीं कितनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर है। क्या समझेंगी? उसके लिए तो घर में क्या सब्जी बनेगी इस बात का फैसला और किसी की ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला एक सी अहमियत रखता है। मैं कपड़े बदल कर लेट गई तो माँ का खींच भरा स्वर सुनाई दिया। खाना तो खा ले, मुझे भूख नहीं है। ये रोज़ रोज़ तेरी भूख कहाँ चली जाती है? सचमुच जैसे मेरी भूख मर ही गई थी। रात में नींद भी तो नहीं आती ठीक से। सारे समय आंखों के सामने श्रुति दी का सूखा मुरझाया चेहरा, सूजी सूजी फीकी निस्तेज सी आंखें घूमती रहती। जिंदगी के सबसे मधुर अध्याय ने कैसी कटुता भर दी है उनके जीवन में। जीवन का सारा रस ही जैसे निचुड़ गया। माँ आजकल रात दिन मेरी शादी को लेकर ही परेशान रहती हैं। न जाने कहाँ कहाँ बात चला रखी है। कहीं ऐसा ही मेरे साथ भी हो जाए तो। मन में जाने कैसा कैसा भय समाने लगा। नहीं, मुझे अभी अपनी बात नहीं, केवल श्रुति दी की बात ही सोचनी है। ये कहकर ही मैंने व्यर्थ के भय को धकेल दिया। दूसरे दिन नहाकर निकली तो कमरे में श्रुति दी मेरा इंतज़ार कर रही थी। लगा जैसे रात इन्होंने मुझसे मिलने की प्रतीक्षा में काटी है। मैंने सारे पर्दे खींचे और उनके पास आ बैठी। मैं विभुदा से हुई बातें बता रही थी और उनके चेहरे पर तरह तरह के भाव आ जा रहे थे। कभी वे भभक सी पड़ती और उनकी आंखें पनीली हो जाती। फिर बड़े भीगे स्वर में बोली, तुझे परेशान कर डाला ना नंदी। तू भी क्या सोचती होगी कि मैं कहाँ फंस गई। पर क्या बताऊँ, घंटे भर भी तुझसे बात कर लेती हूँ तो थोड़ा जी हल्का हो जाता है, वरना मन सारे समय उमड़ता रहता है, घुमड़ता रहता है। सवेरे 4 बजे से इंतज़ार कर रही थी कब दिन निकले और तेरे पास आऊँ। और एकाएक मुझे ख्याल आया, हो सकता है उधर विभुदा ने अभी से मुझसे मिलने की प्रतीक्षा करना शुरू कर दिया हो। लाइब्रेरी वाला जब किताबें लेने आया तो पहली बार मुझे ख्याल आया कि ये सब करते करते 15 दिन हो गए हैं। इन दिनों में मुझे जरा भी तो होश नहीं रहा। वही लंबी लंबी बहसें और तर्क, पर बात है कि जहाँ की तहाँ अटकी हुई है। अब मैंने महसूस कर लिया कि ये 2 व्यक्तित्व 2 अहम का झगड़ा है और ये लोग घर तोड़ने को तैयार हैं, लेकिन अपना अहम नहीं तोड़ेंगे। यूँ गलती विभुदा की है, पर महसूस करते हुए भी वो मानने को तैयार नहीं है। मुझे खुद लगने लगा कि अब श्रुति दी को अलग ही हो जाना चाहिए। और इसीलिए जब उन्होंने मुझसे कहा, तू ये बहसबाजी छोड़ नंदी और मेरे लिए मकान तलाश कर दे, तर्क वितर्क करते बहुत समय बीत गया, तो मैं मान गई। हालांकि मन में पराजय की हल्की सी कचोट जरूर थी।
विभू ये सोचते हैं कि मैं अलग नहीं रह सकती, स्वभाव से मैं बहुत डिपेंडेंट हूँ। ठीक है, हर आदमी किसी ना किसी पर डिपेंड करता ही है, मैं भी करती हूँ, पर विभू पर नहीं। उन पर निर्भर करूँगी तो कितनी बड़ी कीमत मांगेंगे वे, उतना सब देने की सामर्थ्य नहीं है मुझ में। फिर एक क्षण रुकी, खाने के लिए अपनी नौकरी पर निर्भर करती हूँ और जीने के लिए अपनी कला पर। तेरे पास ही घर मिल गया तो संकट मुसीबत के समय तुझ पर निर्भर करूँगी। विभू इस सब में आते ही कहाँ हैं? पता नहीं ये सब कहकर वे मुझे आश्वस्त कर रही थी या अपने आप को। मैंने तय कर लिया कि अब उन्हें मकान दिलवा कर ही रहूँगी। विभूदा श्रुति दी को इनकी कला को कुचल कर रख देना चाहते हैं, ये सब नहीं होगा। रोज़ सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक हम मकान देखते। एक दिन में दलाल हमको 10-12 घर दिखा देता, लौटते तो टैक्सी का बिल मैं ही देती। श्रुति दी बहुत बिगड़ती, 1-2 बार तो उन्होंने मुझे डांटा भी, पर वे इतनी पस्त हो चुकी थी कि उनसे डांटा भी नहीं जाता था। रेस्टोरेंट या टैक्सी का बिल देकर मुझे कभी कष्ट नहीं होता, बल्कि एक उपलब्धि की ही भावना होती। मिली हुई जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाने का संतोष होता। आखिर एक मकान ठीक हो गया। घर लौटे तो श्रुति दी दीवान पर निर्जीव सी लेट गईं, जैसे किसी तरह एक लंबी यंत्रणापूर्ण यात्रा के छोर तक पहुंची हैं। एक थकान और अवसाद भरी निश्चिंतता। बहुत कहने पर भी उस दिन उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। चलते समय बोली, बस नंदी, अब शाम को तू ही मकान मालिक के पास जाकर किराया दे देना। कुछ कम कर दे तो बहुत अच्छा, वरना यही सही। अब मुझसे तो कुछ भी नहीं होगा। और भरसक अपने आंसुओं को पीती सी वो चली गई। शाम को दलाल ने बताया कि मकान मालिक बम्बई गया है और 2-3 दिन बाद लौटेगा, तभी बात होगी। श्रुति दी को सूचना दी तो बड़े थके से स्वर में बोली, ठीक है नंदी, जब हो जाए तो मुझे बता देना, मैंने तो सब कुछ तेरे हाथों पर छोड़ दिया है। पता नहीं श्रुति दी ने ये 2 दिन कैसे काटे, पर मुझे सचमुच समय गुजारना बड़ा भारी पड़ गया। मैं अपनी ज़िंदगी से कटकर इन लोगों के साथ कुछ इस प्रकार जा मिली थी कि अब कुछ भी करने में मन ही नहीं लगता था। कितना अच्छा होता यदि इस घर को बचा पाती, तब केवल श्रुति दी ही नहीं, विभूदा भी कृतज्ञ होते मेरे प्रति। मैंने लिलुआ वाले दादाजी को राजी कर लिया कि वे एक दिन आकर श्रुति दी का सामान शिफ्ट करवा देंगे। सामान ही कितना होगा, रसोई का ज़रूरी सामान मैं एक ही दिन में लेक मार्केट से खरीद दूंगी, बाकी फिर धीरे धीरे जम जाएगा। चाहती तो यही हूँ कि सब कुछ जमा कर ही उन्हें यहाँ लाऊं, उन्हें कुछ भी ना करना पड़े, किसी तरह की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। तीसरे दिन सवेरे मैं चाय पीकर उठी ही थी कि श्रुति दी आई। अरे आप! मुझे श्रुति दी बहुत दुबली दिखाई दी। उनके हाथ में एक पैकेट था। विभू भी आए हैं। उनके कहने के साथ ही विभूदा अंदर घुसे। उनके हाथ में जल जोग का डिब्बा था। मेरी ओर बढ़ाते हुए बोले, बड़ी मुश्किल से तुम्हारी श्रुति दी का दिमाग ठीक हुआ है, लो इस खुशी में मिठाई खाओ। मैं अवाक सी कभी श्रुति दी का मुंह देखती, कभी उनका। एक तुम बेवकूफ़, एक ये बेवकूफ़, और उन्होंने डिब्बा खोलकर मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने श्रुति दी की ओर देखा। बहुत फीकी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर थी। मुझे देखते देखते उन्होंने नज़रें फेर लीं, लगा जैसे मुझसे कतरा रही हैं। देखो नंदिता, श्रुति तुम्हारे लिए क्या लाई है। और उन्होंने जल्दी से पैकेट उठाकर खोल दिया। टसर सिल्क की हाथ से पेंट की हुई सुंदर सी साड़ी थी। कल सारे दिन और सारी रात यही बनी है। उन्होंने पूरी साड़ी खोलकर दीवान पर फैला दी। क्या लाजवाब बनी है, पहनोगी तो बस सारे कलकत्ता में तुम ही तुम चमकोगी। मैं साड़ी की प्रशंसा करना चाहती हूँ, इस सारी बात पर प्रसन्नता व्यक्त करना चाहती हूँ, पर मुँह से एक शब्द तक नहीं निकलता। जाने क्यों मैं अपने को बहुत अपमानित सी महसूस कर रही हूँ, पर उन्हें शायद मेरे मनोभावों को जानने की फुर्सत नहीं। वे आपस में ही पूर्ण हैं, मैं तो जैसे कहीं रही नहीं। चलो श्रुति जल्दी करो। और उन्होंने पीठ पर हाथ रखकर श्रुति दी को उठाया। ये सारी अदा ही मुझे निहायत चीप और छिछोरी लग रही है। अपने सारे खुलेपन के बावजूद विभूदा मुझे नंबरी, चालाक और घाघ लग रहे हैं। मेरा मन वितृष्णा से भर उठा। इनके दिमाग की गर्मी शांत करने के लिए इन्हें आज दीघा ले जा रहा हूँ, लौट कर मिलेंगे। हाँ, बड़ी मुश्किल से मेरे मुंह से निकला, चलिए अच्छा हुआ। विभूदा विजेता की तरह श्रुति दी को लेकर धड़ धड़ सीढ़ियाँ उतर गए। अपने को एक तरह ठेलती हुई मैं भी पीछे पीछे नीचे आई। टैक्सी खड़ी थी। मीटर पर नज़र गई तो अनायासी वे सारे आंकड़े आंखों के सामने तैर गए जो मकान ढूंढने के दौरान मीटर पर चढ़े थे। भीतर बैठकर श्रुति दी ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया। उस स्पर्श में कृतज्ञता, स्नेह, आत्मीयता सब कुछ था, पर मैं जैसे कहीं से सुन्न हो गई थी।
पीछे धूल और धुएं का गुबार छोड़ती हुई टैक्सी आगे बढ़ गई। जाने क्यों मुझे लग रहा था जैसे कोई मुझे बुरी तरह चीट कर गया है। बड़े थके थके कदमों से मैं ऊपर आई। दीवान पर साड़ी फैली पड़ी थी और मुझे लग रहा था जैसे बच्चे को पहले तो कोई बहुत बड़ा आश्वासन दे और फिर एक दो टॉफ़ी से बहला कर चलता बने। अभी आप सुन रहे थे मन्नू भंडारी जी की लिखी हुई कहानी दरार भरने की दरार। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।